नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जारी करेगा डिजिटल एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोरोना के माहौल में छात्रों के लिए डिजिटल एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगले साल होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोरोना को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। साथ ही छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजिटली एडमिट कार्ड जारी करने की योजना बनाई जा रही है। छात्रों को इस बार एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करवाने के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। एडमिट कार्ड पर स्कूल प्राचार्य का डिजिटल हस्ताक्षर पहले से ही मौजूद होगा। इसके लिए सीबीएसई ने सभी स्कूल के प्राचार्य का डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही ले लिया है। शेखपुरा के मटोखर दह में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिमी एवं शेखोपुर सराय प्रखंड से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित मटोखर दह तालाब अपनी पवित्रता एवं रमणीयता के कारण एक अलग स्थान रखता है। टाटी नदी का किनारा और पहाड़ी इस क्षेत्र के अनुपम रूप में चार चांद लगाती है। साथ में गौतम बुद्ध द्वारा यहाँ अपने शिष्यों को उपदेश देने के कारण इस पवित्र स्थान का अपना एक अलग महत्व है। इस तालाब के निर्माण के संबंध में तरह की किंवदंतियां प्रचारित है। कुछ लोग इसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम के आदेश पर ग्वाला बालों द्वारा खुदवाया मानते हैं। कुछ लोग इसे महाबली भीम द्वारा खुदवाया बताते हैं। कुछ इसे एक राजा द्वारा दही बेचने वाले के आग्रह पर खुदवाया बताते हैं। ख्वाजा बदरुद्दीन नामक फकीर के कहने पर तालाब निर्माण की बात मानने वालों की भी कमी नहीं है। प्रमाण के तौर पर तालाब किनारे अवस्थित दरगाह है जो मुस्लिम एवं हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 619 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,37,968 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो पटना में 211 मामले सामने आए हैं, गोपालगंज में 64 मामले, तो वहीं मुजफ्फरपुर में 22 मामले सामने आए हैं। 15 दिसंबर तक होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सरकार गठन के बाद साथ ही विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बारी है, जिसके बाद अब 11 से 15 दिसंबर के बीच मंत्रिमंडल पर विस्तार होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ के दौरान 14 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं अब 17 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि सामाजिक समीकरण तय करने के हिसाब से ही मंत्री के पद के लिए विधायक चुने जाएंगे। 7 निश्चय योजना के तहत जिलों की रैंकिंग हुई जारी। 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। 7 निश्चय की समीक्षा के बाद विभाग ने अक्टूबर महीने की रैंकिंग जारी की है। बिहार की रैंकिंग में जहानाबाद को पहला स्थान मिला है, वहीं दूसरे स्थान पर नालंदा है और तीसरे स्थान पर शिवहर है। हालांकि भागलपुर की रैंकिंग में थोड़ा सुधार देखा गया है और यही कारण है कि भागलपुर अक्टूबर महीने में किए गए रैंकिंग में 26वें स्थान पर पहुंच गई है। जानकारों की माने तो शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था की धीमी रफ्तार ने जिले की रैंकिंग धीमी कर दी है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल के जिलों में जमुई की रैंकिंग सबसे बेहतर बताई गई है। बिहार में बढ़ी फैंसी नंबर की डिमांड। बिहार में वाहनों के फैंसी नंबर की डिमांड बढ़ती जा रही है। गाड़ियों के मनपसंद नंबर पाने वालों की संख्या 7 महीने में ही 1000 के ऊपर पहुंच गई है। 1000 से अधिक लोगों ने राज्य भर में फैंसी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें सबसे अधिक पटना जिले में कुल मिलाकर 487 लोगों ने यह नंबर लिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि अब गाड़ी के खरीदते समय या खरीदने से पहले मनपसंद नंबर ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। साथ ही आप कभी भी इसे बुक भी करवा सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है। उन्होंने न्यूज 24 और इंडिया टीवी न्यूज चैनल में प्रबंध संपादक के रूप में काम किया है। उन्हें साल 2010 में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ समय के लिए उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष में सलाहकार संपादक के रूप में भी काम किया था। अजीत अंजुम का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 7 अप्रैल 1969 को हुआ था। अजीत अंजुम ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बेगूसराय और दरभंगा से की थी। वहीं अजीत अंजुम ने अपने स्नातक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से पूरी की थी। अजीत ने अपने करियर की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से ही कर ली थी। पटना के अस्पतालों में अब मिलेगी ऑनलाइन सेवा। राजधानी पटना में रोगियों को सरल, सहज और जल्दी से मेडिकल सुविधा मिल पाए, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। अब नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही कंप्यूटराइज्ड और सेंट्रलाइज्ड तरीके से मेडिकल सुविधाओं की मॉनिटरिंग हो पाएगी। गोविंद सिंह अस्पताल में इस सेवा की शुरुआत बीते दिन जिलाधिकारी कुमार रवि ने कर दी है। इसके साथ ही फुलवारी शरीफ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इसकी शुरुआत की गई है। वहीं इस सेवा के शुरू होते ही मरीजों का सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ही इलाज करवाने का निर्देश जारी किया गया है।
बीएसएससी के खिलाफ एडमिट कार्ड जारी नहीं करने पर फूटा परीक्षार्थियों का गुस्सा। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के सैकड़ों छात्र पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर खूब हंगामेबाजी उन्होंने की। वहीं मौके पर उन्होंने बीएसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र काफी देर तक बीएसएससी के गेट पर ही हंगामा करते नजर आए। हालांकि बाद में पुलिस बल को भी छात्रों को नियंत्रित करने के लिए बुला लिया गया था। आपको बता दें, एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए अभी तक छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। इसी कारण से छात्र का गुस्सा फूट गया है। भूमाफियाओं पर नीतीश सरकार हुई सख्त। सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार अब पूरी सजगता के साथ काम करते नजर आ रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं अब भूमाफियाओं पर भी नीतीश सरकार सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी जमीनों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। हर एक जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर कब्जा जमा रखा है उन्हें जमीन से बेदखल किया जाएगा। यानी कि अब पूरे राज्य में विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। बिहार में खाता खोलो अभियान की हुई शुरुआत। बीते दिन से बिहार के डाकघरों में खाता खोलो अभियान की शुरुआत करवाई गई है, जिसके बाद यह मुहिम 15 दिसंबर तक जारी रहने वाली है। पटना प्रमंडल के वरीय डाक अधीक्षक अमित कुमार झा की माने तो डाक विभाग की तरफ से जगह जगह पर विशेष कैंप लगवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि डाकघर में केवल 12 रुपए वार्षिक में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 330 रुपए के वार्षिक में 2 लाख का जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। खासकर ग्रामीण इलाके पर विशेष फोकस रहेगा। बिहार की बेटी अर्चना ने पेश की मिसाल। किसान परिवार में जन्मी और पली बढ़ी अर्चना ने अपने साथ साथ अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है। छत से गिरने के बाद अर्चना के आधे हिस्से के अंग काम करना बंद कर चुके थे। हालांकि इसके बावजूद अर्चना ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो का प्रैक्टिस स्कूल के कोच के साथ व्हील चेयर पर बैठे बैठे कर ही रोजाना 3 घंटे की प्रैक्टिस फिर से शुरू की। आज अर्चना के पास 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ये सभी नेशनल लेवल के मेडल है। 2017 में चाइना के बीजिंग और 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भागीदारी भी उन्होंने की थी। बिहार सरकार ने भी उनकी प्रतिभा का सम्मान किया और बिहार सरकार में उनकी सेवा ली गई है। 24 जनवरी 2020 से वो भागलपुर के जिला अभिलेखागार में बतौर लिपिक कार्यरत है। बिहार के मौसम में रात के तापमान में थोड़ी वृद्धि की बढ़ी संभावना। बिहार वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं देखी जा रही है। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी साफ कहा है कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह से बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान का असर बिहार में देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि बिहार के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना भी जताई गई है। किसानों के समर्थन में आज विरोध करने उतरेगी राजद। देश भर के कई हिस्सों में किसान ने विरोध शुरू कर रखा है। वहीं अब किसानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। इसी क्रम में अब राजद किसानों के हित में विरोध का समर्थन करने सड़कों पर उतरने वाली है। मेरी जानकारी के अनुसार आज राजद पटना के गांधी मैदान में विरोध करने वाली है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताया है कि गांधी के विचारों का हनन किया जा रहा है, इसलिए राजद गांधी मैदान में गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध करने वाली है। वहीं किसानों के विरोध को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाया है। राज्यसभा जाने का सुशील मोदी का रास्ता हुआ साफ। जिस बात का अंदेशा था वही बात सही साबित हुई। कल तक जहां इंजीनियर निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में उतरने से चुनाव में रोमांचक मोड़ आने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं अब उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि राज्यसभा पहुंचने का सपना देख रहे निर्दलीय इंजीनियर श्याम नंदन प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को जरूरी 10 विधायकों का समर्थन पत्र नहीं प्राप्त था। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें एक भी प्रस्तावक नहीं मिला, जिसके बाद अब सुशील मोदी निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। सैनिक स्कूल में आवेदन की तारीख में हुई बढ़ोतरी। सैनिक स्कूल में होने वाले परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आयोजित करेगी। सैनिक स्कूल में साल 2021-22 में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन अब 18 दिसंबर 2020 को शाम 5 बजे हो सकता है। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन की तारीख 19 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया गया था, जिसके बाद एनटीए ने नया नोटिस जारी करके इसकी तारीख 10 दिसंबर किए जाने की जानकारी दी है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बीते दिन पटना पहुंच गए थे, जिसके बाद मोहन भागवत आज 5 और 6 दिसंबर को क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पटना के केशव विद्या मंदिर में शामिल होंगे। बिहार झारखंड संघ के 40 पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। संघ के अलग अलग संगठनों के कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं 6 दिसंबर को 3 बजे केशव विद्या मंदिर पटना सिटी से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 3:45 पर जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पार्टी विरोधी बयानबाजी के कारण प्रदेश महासचिव केशव सिंह को लोजपा ने दिखाया बाहर का रास्ता। लोजपा के प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने हाल ही में चिराग पासवान को संस्थापक रामविलास पासवान के बताए रास्ते से भटकने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान के इस्तीफे की भी मांग की थी, जिसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लोजपा के नेताओं ने ही चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी थी। पार्टी के कई नेताओं ने चिराग पासवान पर विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए ही इस्तीफे की मांग की थी। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रही राजद। विधानसभा चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। जहां इस मुद्दे को लेकर राजद ने सरकार बनते ही 10 लाख नौकरी मुहैया करवाने का दावा किया था। वहीं एनडीए की तरफ से 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब इस मामले ने एक बार फिर से तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि रोजगार को लेकर सरकार जल्द घोषणा करे, नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भाजपा ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, इसे पूरा नहीं किया गया तो हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। कृषि कानून के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। प्रेस वार्ता के दौरान इसका निर्णय लिया गया है। हालांकि इससे पहले कृषि कानून के विरोध के 8वें दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत शीर्ष केंद्रीय अधिकारियों के साथ किसान नेताओं ने बैठक भी की थी। आपको बता दें, विरोध को राजद और वाम नेताओं ने समर्थन दिया है। वाम नेताओं ने कहा है कि वे बिहार के किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। आज ही के दिन 1950 में सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना था। 1971 में आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। 1999 में आज ही के दिन भारतीय सुंदरी युक्ता मुखी मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। 2013 में आज ही के दिन रंगभेद के खिलाफ अभियान चलाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न सम्मानित नेल्सन मंडेला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ओडीआई में मिली हार के बाद भारतीय टीम को टी20 में मिली जीत। खेले गए 3 ओडीआई मैच में से 2 को हारने के बाद भारतीय टीम ने अपनी गलतियों को सुधारा है और यही कारण है कि टीम को पहले टी20 मैच में शानदार जीत मिली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान के साथ 161 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की बात करें तो केएल राहुल ने 51 रनों की पारी खेली, वहीं जडेजा ने 23 बॉल में 44 रनों की शानदार पारी खेली। कंगना रनौत के खिलाफ उतरे दिलजीत दोसांझ को मिला प्रिंस नरूला का साथ। किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं अब दिलजीत के समर्थन में अभिनेता प्रिंस नरूला मैदान में उतर गए हैं। वहीं बीते दिन प्रिंस नरूला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कंट्रोवर्सी मेरा रोज का काम हो चुकी हो एकदम ढीठ, जब पूरा बॉलीवुड कुछ ना कर पाया तू क्या उखाड़ लेगा दिलजीत। इसके नीचे दिलजीत के फोटो के साथ लिखा है, मेरे मुंह ना लग ओए सच्ची कहता हूं बहुत पछताएगी, अगर आज ये जाट बिगड़ गया ना मनाली से मुंबई करती जाएगी। व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट होने से बचाना चाहते हैं तो करें कुछ नियमों का पालन। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्दी अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है। खबरों की माने तो नियमों का पालन करना सभी यूजर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यूजर को अपना अकाउंट से हाथ धोना पड़ सकता है। WA बीटा इन्फो ने नए नियमों और गोपनीयता नीति अपडेट से जुड़ा स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि यूजर को या तो नए नियमों को एक्सेप्ट करना होगा या फिर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,330 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,330 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 85.50 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में
से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सरोज कुमार, नंद कुमार सिंह, कुमारी संजना, आरव सिंह, श्वेता रॉय, भाई धनजी पहलवान, काजल, हेमंत कुमार, दिनेश कुमार शर्मा, यादव जी, शोएब अली, असलम राज, सतीश कुमार, प्रमोद कुमार, संजीत कुमार, संग्राम कुमार, रंजीत कुमार, प्लेस विजिटिंग, सुजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 में भारतीय टीम की जीत का सबसे ज्यादा योगदान आप किस खिलाड़ी को देंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।